आज की वीडियो में हम एक ऐसी जर्नी पर चलेंगे जो आपकी सोच को अंदर से हिला सकती है, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि लक क्या है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग अविश्वसनीय तरीके से बार बार कैसे बच जाते हैं, कुछ लोग जन्म लेते ही सफलता के रास्ते पर क्यों खड़े होते हैं, और कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत करें स्ट्रगल से बाहर क्यों नहीं निकल पाते। इस वीडियो में आप जानेंगे सबसे अनबिलीवेबल लकी लोग, जिनकी रियल लाइफ घटनाएं इतनी रेयर हैं कि साइंस भी उन्हें इम्पॉसिबल मानती है। कुछ ऐसे लोगों की कहानियां जो लगातार अनलक का शिकार बन रहे, जहां स्टैटिस्टिक्स, लॉजिक और प्रोबेबिलिटी सब फेल हो जाते हैं। साइंस आखिर लक को कैसे एक्सप्लेन करती है, और फिर सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसी थियोरी जिसे ट्रेडिशनल साइंस पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती, कि कुछ लोग स्ट्रगल के बिना आगे कैसे बढ़ जाते हैं। क्या उनका जीवन पहले से प्रोग्राम्ड होता है? क्या पिछले जन्म की लर्निंग, मेमोरी या कर्मा हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होकर हमारी जिंदगी को साइलेंटली गाइड करती है? इस वीडियो के आखिर में आपके लक, आपके स्ट्रगल और आपकी लाइफ जर्नी को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो आइए इस रहस्य को एक एक परत खोलकर समझते हैं। फ्रेंच सेलाक, दुनिया का लकीएस्ट अनलकीएस्ट मैन। 1950 से लेकर 2000 तक फ्रेंच सेलाक के साथ ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें एक्सपर्ट्स भी स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल कहते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, बस क्रैश, कार एक्सप्लोजन, कुल 7 मेजर हादसे, और हर बार वो बच गए। कई लोग इसे मिरेकल कहते हैं, कई प्योर प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। जॉन आर गिंथर, जिसने 4 बार लॉटरी जीती, लक की दुनिया में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। 1993 से 2010 तक उन्होंने टेक्सास लॉटरी में 4 अलग अलग जैकपॉट्स जीते, कुल विनिंग $20 मिलियन से अधिक। और सबसे अजीब बात, इनमें से 2 विनिंग टिकट एक ही स्टोर से मिली। मैथ एक्सपर्ट्स कहते हैं ऐसा चांस प्रैक्टिकली 0 के बराबर है, फिर भी ये रियल डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट है। एन हॉजेस, मीटियोराइट से टकराकर भी बचने वाली पहली दर्ज व्यक्ति। 1954 में अलाबामा में सोते वक्त एक मीटियोराइट उनके घर की छत तोड़कर सीधे उनके शरीर से टकराया और वे बच गईं। हिस्ट्री में वो पहली डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन मानी जाती हैं जिसे मीटियोराइट ने हिट किया और वो जीवित रहीं। नासा ने इसे अत्यधिक दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना कहा। क्या ये सिर्फ लक था या कुछ और? ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम लक हमेशा इंसान के फेवर में काम करता है, इसका ऑपोजिट भी होता है। कभी कभी लाइफ ऐसे मोड़ दिखाती है जहां आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या किसी इंसान के साथ इतना दुर्भाग्य भी हो सकता है, और इस दुनिया में ऐसी कहानियां कम नहीं हैं। रॉय सलिवन, वर्जीनिया के पार्क रेंजर रॉय सलिवन पर लाइटनिंग कुल 7 बार गिरी और वो हर बार बच गए। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यह सबसे रेयर घटनाओं में गिना जाता है। कुछ लोग इसे एक्सट्रीम बैड लक कहते हैं, कुछ इसे अनबिलीवेबल सर्वाइवल, लेकिन लगातार फियर, ट्रॉमा और एंग्जाइटी ने उनकी मेंटल लाइफ तोड़ दी और अंत में उन्होंने खुद अपनी लाइफ खत्म कर ली। ये कहानी ये दिखाती है कि कभी कभी लक शरीर को बचा लेता है, लेकिन इंसान को नहीं। बाइफर्ड डॉल्फिन, 1983 में नॉर्थ सी में 4 प्रोफेशनल डीप सी डाइवर्स एक चैम्बर में थे। सेम ट्रेनिंग, सेम एक्सपीरियंस, सेम प्रोटोकॉल। एक वाल्व गलती से खुला, प्रेशर अचानक गिरा। एक डाइवर्स की मौत 1 सेकंड से भी कम समय में हो गई। ह्यूमन बॉडी लिटरली सर्वाइव नहीं कर सकी। बाकी लोग इंजर्ड हुए, लेकिन वो व्यक्ति मर गया। यहाँ ना बिलीफ मैटर्ड, ना स्किल, ना इंटेंशन, बस प्रोबेबिलिटी ने एक इंसान को चुन लिया। टेनरीफ एयरपोर्ट डिजास्टर, 1977। टेनरीफ एयरपोर्ट, फॉग, मिसकम्युनिकेशन, 2 बोइंग 747 एयरप्लेन्स टकराए, 583 लोग मारे गए। एविएशन हिस्ट्री का सबसे डेडली एक्सीडेंट। कुछ लोग लास्ट मिनट फ्लाइट मिस कर गए और आज भी जिंदा हैं। कुछ लोग परफेक्टली ऑन टाइम बोर्ड हुए और मर गए। सेम एयरपोर्ट, सेम डे, सेम एयरक्राफ्ट, लेकिन फेट अलग। द स्टेशन नाइट क्लब फायर, 2003। एक म्यूजिक कॉन्सर्ट, इंडोर फायरवर्क्स, फायर फैली, 100 लोग मारे गए, 230 बच गए। कोई स्मार्टर नहीं था, कोई बेटर इंसान नहीं था, बस किसी ने 1 सेकंड पहले मुड़कर एग्जिट पकड़ ली और किसी ने नहीं। इन घटनाओं को देखकर एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है। अगर सब कुछ बिलीफ से कंट्रोल होता है, अगर सब कुछ माइंडसेट से तय होता है, तो फिर सेम सिचुएशन में कुछ लोग क्यों मरते हैं और कुछ क्यों बच जाते हैं? अब देखते हैं साइंस क्या कहती है लक और अनलक के बारे में। हम रैंडम नहीं हैं। आप जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सब पहले से प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। आपका ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन है। वो फ्यूचर को गेस नहीं करता, वो फ्यूचर को प्रिपेयर करता है। आपकी कॉन्शियसनेस हर समय डिसाइड करती रहती है किस चीज़ पर ध्यान देना है, किस इंसान को इग्नोर करना है, कौन सा चांस रिस्क लगेगा और कौन सा अपॉर्चुनिटी। और यहीं से लक का गेम शुरू होता है। साइंस इसे कहती है
रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये आपके ब्रेन का फिल्टर है जो करोड़ों सिग्नल्स में से सिर्फ वही आपको दिखाता है जो आपके बिलीफ से मैच करता है। मान लीजिए आपने नई कार खरीदने का प्लान बनाया और अचानक वही कार आपको हर जगह दिखने लगी। कार नई नहीं आई है, आपका RAS एक्टिवेट हो गया है। लाइफ में भी यही रूल चलता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि मेरे साथ चीज़ें ठीक नहीं होती, तो आपका ब्रेन वैसे ही प्रूफ्स ढूंढता है जो इस बिलीफ को सपोर्ट करें। अगर आप बिलीव करते हैं कि मैं सॉल्यूशंस ढूंढ सकता हूं, तो वही ब्रेन आपको नए रास्ते दिखाना शुरू करता है। यही बिलीफ, परसेप्शन, रियलिटी का लूप है। अब मैनिफेस्टेशन की साइंस समझिए। मैनिफेस्टेशन कोई यूनिवर्स से गिफ्ट मांगना नहीं है, ये एक्चुअली है रिपीटेड थॉट, न्यूरल वायरिंग, बिहेवियर, एनवायरनमेंट चेंज, रिजल्ट। आप जैसा बार बार सोचते हैं वैसे आपके न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं। साइंस इसे कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपका ब्रेन खुद को फिजिकल रूप से बदलता है आपकी सोच के हिसाब से। आप फियर सोचते हैं, फियर वायरिंग बनती है। आप कॉन्फिडेंस सोचते हैं, कॉन्फिडेंस वायरिंग बनती है। फिर वही वायरिंग आपके एक्शंस कंट्रोल करती है। और बाहर से लोग कहते हैं ये इंसान लकी है। नहीं, ये इंसान न्यूरोलॉजिकली ट्रेंड है। अब मेडिटेशन की साइंस समझिए। मेडिटेशन कोई स्पिरिचुअल फैशन नहीं है, ये आपके ब्रेन वेव्स बदलता है। एंग्जाइटी में आपका ब्रेन हाई बीटा में होता है, काम फोकस में अल्फा और गामा में होता है। गामा स्टेट में मेमोरी तेज होती है, लर्निंग फास्ट होती है, इंट्यूशन शार्प होती है और इमोशनल कंट्रोल बढ़ता है। इसलिए मंक्स सिर्फ शांत नहीं होते, वो न्यूरली पावरफुल होते हैं। अब वाइब्रेशन की बात। आपका हार्ट इलेक्ट्रिक है, आपका ब्रेन इलेक्ट्रिक है, आपका नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिक है। जैसा आपका इमोशनल स्टेट, वैसी आपकी इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी। जो इंसान डर में जीता है वो नैरो सोचता है, रिस्क अवॉइड करता है, उसकी सोशल एनर्जी लो होती है। जो इंसान कॉन्फिडेंस में 100% है वो ब्रॉड सोचता है, रिस्क टेक करता है, उसकी सोशल एनर्जी हाई होती है। जीता है वो वाइड सोचता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, लोग नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वाइब्रेशन का फर्क नर्वस सिस्टम की बेसलाइन एक्टिविटी का फर्क है, कोई मैजिक नहीं, प्योर बायोलॉजी। अब एक और रियलिटी देखिए। हम सब जेनेटिकली 99.9% एक जैसे हैं। रेस, कलर, नेशनैलिटी, ये सब सोशल लेबल्स हैं। बायोलॉजी में सबका हार्डवेयर लगभग सेम है। फर्क आता है सॉफ्टवेयर में। बिलीव्स, कंडीशनिंग, चाइल्डहुड वायरिंग, सेल्फ इमेज, यही तय करता है आप विक्टिम बनेंगे या क्रिएटर। लेकिन एक ट्विस्ट है, साइंस सब एक्सप्लेन नहीं कर पाती। साइंस कहती है लक इज ब्रेन फिल्टर्स, बिहेवियर पैटर्न्स एंड प्रोबेबिलिटी। लेकिन दुनिया के कुछ लोग बिना किसी स्ट्रगल सीधे ऐसे रास्तों पर पहुंच जाते हैं जहां तक पहुंचने में दूसरों को आधी जिंदगी निकल जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स। कुछ बच्चे पैदा होते ही मिलियनेयर पेरेंट्स के घर। कुछ लोग बिना किसी स्ट्रगल ऐसे मेंटोर या दोस्त से मिलते हैं जो उनकी लाइफ बदल देते हैं। कुछ को बचपन से ही ऐसी इंट्यूशन मिलती है जो दूसरों में नहीं होती। कुछ लोग बिना प्रैक्टिस ऐसे टैलेंट्स दिखाते हैं जैसे वो पहले भी ये कर चुके हों। क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स है या कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं पा रहे? चलिए यहाँ एक थॉट एक्सपेरिमेंट इमेजिन करते हैं। ये कोई क्लेम नहीं है, सिर्फ एक वे ऑफ थिंकिंग है। मान लीजिए आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं। शुरुआत में आपके नीचे सिर्फ 2 लोग काम करते हैं। उनको मैनेज करना आसान है। आप रेगुलरली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, उनकी ग्रोथ देख सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए अचानक आपके नीचे 100 लोग आ जाते हैं। अब सिचुएशन बदल जाती है। आपके पास डेली वर्क भी है। आपको ये भी देखना है कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन स्ट्रगल में है, किसको मोटिवेशन चाहिए और किसको डायरेक्शन। सिर्फ सैलरी बढ़ा देना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हर इंसान की नीड अलग है, इमोशन अलग है, एक्सपेक्टेशन अलग है और आपके पास टाइम भी लिमिटेड है। तो आप क्या करेंगे? आप डिसाइड करते हैं चलो हर दिन 3 से 4 लोगों से प्रॉपर कनेक्ट करते हैं। इस तरह 1 महीने में आप 100 लोगों को कवर कर सकते हैं। ये चैलेंजिंग है लेकिन सिस्टेमिकली पॉसिबल है। अब इस थॉट को और आगे ले चलते हैं। इमेजिन कीजिए आपके नीचे 150 करोड़ लोग हैं। आपके पास सुपर पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, क्वांटम AI जैसी एबिलिटीज़ हैं, अनलिमिटेड प्रोसेसिंग पावर है। फिर भी सवाल वही है, क्या आप हर इंसान को रोज़ मैनेज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस, डिज़ायर्स और स्ट्रगल्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि सिर्फ पावर और इंटेलिजेंस से सॉल्व नहीं होते। तो इवन उस केस में भी आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, बैच में काम करना पड़ेगा। मान लीजिए अगले 7 साल आप सिर्फ 50 करोड़ लोगों पर फोकस करेंगे, उसके अगले 7 साल अगले 50 करोड़, और ऐसे ही। इस तरह हर इंसान को टाइम विंडो मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात,
आप हर इंसान का डेटा एक्यूमुलेट करते जाएंगे, उनके डिसीजंस, उनके एक्शंस, उनके पैटर्न्स, उनकी चॉइसेस। अब अगर आप इस एनालॉजी को लक से रिप्लेस करें तो शायद एक चीज समझ में आती है। लक कोई परमानेंट लेबल नहीं है, लक कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं अभी टाइम खराब चल रहा है। इस पर्सपेक्टिव में हर इंसान का एक एक्शन विंडो हो सकता है। उस पीरियड में आप क्या करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, उसी के बेसिस पर आगे का आउटकम शेप होता है। ये गुड और बैड भी एब्सोल्यूट नहीं होते, ये रिलेटिव होते हैं। जो एक इंसान के लिए अच्छा है वही किसी और के लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर कोई लार्जर सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो उसे पूरे इकोसिस्टम के हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और इसमें टाइम लग सकता है। अब आखिरी सवाल, अगर कोई इंसान अपने एक्शन विंडो में सब कुछ कर चुका लेकिन रिजल्ट आने से पहले उसकी लाइफ खत्म हो गई तो क्या? यहीं से एक और थ्योरी की शुरुआत होती है, पास्ट लाइफ, कर्मा एंड मेमोरी। मान लीजिए कर्मा रियल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब एक बड़े टास्क का हिस्सा हैं। हर जीवन एक चैप्टर है, हर स्ट्रगल आपका ट्रेनिंग फेज है। और अगर आपने अपने पिछले जीवन में बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत प्रोग्रेस की, अपने भीतर बहुत ग्रोथ कलेक्ट कर ली, तो अगला जीवन वहीं से बिगिन हो सकता है जहां आप रुके थे। लेकिन सवाल, इसे ट्रैक कौन करता है? कौन तय करता है कि कौन स्ट्रगल करेगा और कौन नहीं? ध्यान से सोचिए, अगर नेचर इतनी स्मार्ट है कि वो डीएनए में लाखों इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकती है, तो क्या वो आपके पिछले जीवन का इमोशनल डेटा प्रिजर्व नहीं कर सकती? अब इमेजिन कीजिए, आप जन्म लेते हैं लेकिन आपके अंदर एक हिडन मेमोरी ऑलरेडी स्टोर्ड है। आप उसे कॉन्शियसली याद नहीं कर सकते, लेकिन आपका सबकॉन्शियस उसे फॉलो करता रहता है। कुछ बच्चे बिना सिखाए इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें जन्मजात आती हैं, कुछ को रिस्क लेने की हिम्मत नेचुरल होती है, कुछ लोग स्ट्रगल के बीच भी शांत रहते हैं, जैसे ये सब पहले देख चुके हैं। ये इशारा है आपके अंदर पहले से कुछ स्टोर्ड है। और साइंस कहती है कि सबकॉन्शियस आपकी 95% लाइफ कंट्रोल करता है। तो अगर प्रीवियस लाइफ की कोई भी सूक्ष्म मेमोरी बची हो, वो आपकी चॉइसेस, फियर्स, इंस्टिंक्ट्स और लक मोमेंट्स को भी गाइड कर सकती है। और अगर ऐसा है तो हम लोग ये कह सकते हैं, अगर पिछले जीवन में आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत सीख लिया, बहुत इवॉल्व हुए, तो इस जीवन में आपको शॉर्टकट्स मिल सकते हैं क्योंकि आपकी सोल ने पहले ही ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। लेकिन अगर पिछले जीवन में आप स्टक रह गए तो इस जीवन में संघर्ष ज़्यादा आता है क्योंकि टास्क अभी पूरा नहीं हुआ। इस थ्योरी में एक ब्यूटी है, कोई बाहर से ट्रैक नहीं कर रहा, सब कुछ आपके अंदर स्टोर्ड है। आप खुद अपने कार्मिक प्रोग्रेस का डेटाबेस हैं। आपका सबकॉन्शियस आपके स्टेप्स को गाइड कर रहा है, चाहे आप जाने या ना जाने।